आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं किसी विषय पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको यह वीडियो हमारी वेबसाइट KKM ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफर पर उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य से भी इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की कॉलेज वेबसाइट की ई-पाठशाला से भी हमारे इस वीडियो को देखा जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए हम एक नए विषय पर चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो हमारा विषय है महासागरीय निक्षेप। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से नदियों की तली में अवक्षेप होता है, कीचड़ होता है, कुछ जमाव होता है, उसी तरह से महासागरों की तली में भी जमाव होता है। वह जमाव एक महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में भी होता है, महत्वपूर्ण होता है। एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स होने के नाते जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण अंग जो महासागर हैं, ओशन हैं, उस ओशन के अध्ययन के अंतर्गत हम ओशनिक डिपॉजिट, महासागरीय निक्षेप का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम इस महासागरीय निक्षेप पे चर्चा करते हैं। जो ओशन डिपॉजिट है, महासागरों में असंगठित पदार्थों का जमाव जो होता है उसको हम ओशन डिपॉजिट या महासागरीय निक्षेप कहते हैं। महासागरों में यह निक्षेप मुख्य रूप से जो स्थलीय एजेंट्स हैं, भौगोलिक कारक हैं, स्थल के जो भौगोलिक कारक हैं, ज्योग्राफिकल एजेंट्स हैं, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न तरह के कारक कार्य करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं रिवर, नदियाँ, या जिसको हम बहता हुआ जल कहते हैं। इसके अलावा सागरीय जल, सागरीय तरंगें। इसके अलावा पवन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो भौगोलिक कारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी है, यह भी एक कारक होता है। तो यह जो भी ज्योग्राफिकल एजेंट हैं, यह सारे एजेंट अपने अवसादों का कुछ न कुछ निक्षेपण महासागरों में करते हैं और महासागरों में एक डिपॉजिट होता है, एक निक्षेप होता है। यह निक्षेप मानव दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में विशेष अध्ययन मरे एवं रेनाल्ड नामक विद्वानों ने किया था। तो यह एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स होने के नाते, एक भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते हमें महासागरों में होने वाले निक्षेप के बारे में भी जानना अनिवार्य है। तो आइए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो महासागरों में इन विभिन्न एजेंटों के द्वारा सागर, जल, पवन या समुद्रों में भी कुछ वनस्पतियाँ और जीव होते हैं जिनके द्वारा वहाँ निक्षेप होता है। तो यह कितने प्रकार का होता है और क्या होता है, इसके संबंध में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। व्यूअर, छात्रों, जो महासागरों में निक्षेप होता है, ओशन डिपॉजिट होता है, इसके मुख्य रूप से 3 सोर्स हैं। 3 सोर्स इस प्रकार के हैं जो महासागरों में डिपोजिशन का कार्य करते हैं। इसमें जो पहला है टेरेस्ट्रियल सोर्स, स्थलीय या भूमि सोर्स जिसको हम कहते हैं, यानी ऐसे एजेंट जो स्थलों पर कार्य करते हुए, टेरेस्ट्रियल एरिया में स्थलीय भागों पे कार्य करते हुए और ले जाकर के समुद्रों में निक्षेप करते हैं। इस तरह के निक्षेप को हम टेरेस्ट्रियल सोर्स हम कहते हैं।
इसमें मुख्य रूप से समुद्री लहरें और तरंगे, जैसा कि जानते हैं कि समुद्री लहरें और तरंगे उसके तटों पे, कगारों पे आकर के टकराती हैं और वह वहाँ से अपरदन करके, इरोजन करके और कुछ पदार्थों को ले जाकर के समुद्र में निक्षेपित करती हैं। इसी तरह से नदियाँ हैं, नदियाँ भी, कोई भी नदी किसी न किसी माध्यम से जुड़ते हुए अंततः समुद्र में पहुंचती हैं और समुद्र में ले जाकर के अपने अवसादों को निक्षेपित करती हैं। जो हवाएं हैं, पवनें हैं या स्थलीय भागों पर डिपोजिशन तो करती ही हैं, लेकिन एक बड़े मात्रा में यह समुद्र होने के नाते समुद्रों के ऊपर जब यह अपने अवसादों को लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ इनका डिपोजिशन, इनका निक्षेपण किया जाता है। इसी तरह से जो उच्च अक्षांशीय समुद्र हैं वहाँ हिमानी का प्रभाव होता है, ग्लेशियर्स का प्रभाव होता है, यह भी ले जा कर के वहाँ निक्षेपण का कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक वर्षा का जल भी होता है। वर्षा का जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो अपने साथ साथ विभिन्न अवसादों को घुला करके और ले जा कर के समुद्र में निक्षेपित करता है। तो यह बहुत सारे कारक हैं जो वहाँ निक्षेपित करते हैं। स्थलीय भागों से पदार्थों को उठा करके, बहा करके, लुढ़का करके या रगड़ करके या अपने में घुला करके ले जा करके समुद्रों में डालते हैं, जिसके कारण डिपोजिशन होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वह है वॉल्केनिक सोर्स है, ज्वालामुखी स्रोत हैं। इस ज्वालामुखी स्रोत में मुख्य रूप से दो तरह के स्वरूपों में इसको हम बांट सकते हैं। एक इस तरह का ज्वालामुखी जो समुद्रों में विस्फोटित होता है, जो समुद्रों में उद्भव जिसका विकास होता है, और दूसरा स्थलीय भागों पे होता है। समुद्रों में जो होता है उसका लावा, उसका मैग्मा, उसका राख, बोल्डर्स, ये जितने भी उसमें से राख, गैस, धूल निकलता है, यह समुद्र में डिपॉजिट होता है, जिससे समुद्रों में अवसाद बनते हैं। जो दूसरा कारक है वह स्थलीय उद्भेदन, स्थलों पे ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। इससे भी जो बहुत मात्रा में राख, धूल कण और तेज विस्फोट के समय जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो चला जाता है वह धीरे धीरे समुद्रों में डिपॉजिट होता है। यह दो महत्वपूर्ण हैं। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण सोर्स है वह समुद्रों में, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्रों में जो जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, पृथ्वी पर जितनी विविधता पाई जाती है उससे कहीं अधिक विविधता और अधिक मात्रा में जीव जंतु और वनस्पतियां समुद्रों में निवास करती हैं। जब यह मरते हैं तो इनका जो अस्थिपंजर होता है, जो इसका अवशेष होता है, वह समुद्रों में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण अवसादों का निर्माण होता है। अब इनको जो स्रोत हैं इनके बारे में आइए और विशेष अध्ययन करते हैं। इनको हम देखिए, जो महासागरीय ओशनिक डिपॉजिट हैं, इनको हम जो ओशनिक डिपॉजिट प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के आधार पे तीन वर्गों में हम बांटते हैं। एक होता है टेरिजेंटस डिपॉजिट, यानी भूमिज निक्षेप, जो टेरिजीनियस डिपॉजिट जो स्थलीय भाग से बह करके किसी न किसी माध्यम से समुद्रों में पहुंचता है। इसमें मुख्य रूप से है बजरी है, जिसको ग्रेवल कहते हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है और मड है। मड में भी ब्लू मड, ग्रीन मड और रेड मड, यह महत्वपूर्ण है, जो स्थलों से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारक के द्वारा बहा करके समुद्रों में डाला जाता है। ज्वालामुखी निक्षेप, जैसा कि पीछे आपको हमने बताया कि दो तरह के ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं, तो उनके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। एक महत्वपूर्ण स्रोत जो समुद्रों में, जो ओशन भाग में जो रहने वाले जीव हैं, उन जीवों के द्वारा भी होता है। उन जीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बायोटिक पदार्थ होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, और दूसरा अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको भी फिर हम दो भागों में बांटते हैं। नैरेटिक, यानी जो तटीय भागों में निक्षेपित होते हैं, यानी मरने के बाद से वह निक्षेपित होते हैं, और दूसरा पैलेजिक, यानी जो अधिक गहराई में, समुद्रों के अधिक गहराई में निवास करते हैं और मरने के बाद से उनके अस्थिपंजर वहाँ डिपॉजिट होते हैं। जो गहराई में रहने वाले जीव हैं उनको भी फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक शिल्का प्रधान उच्च और दूसरा चूना प्रधान उच्च।
तो चूना प्रधान और सिलिका प्रधान, यह मुख्य रूप से समुद्रों की अत्यधिक गहराई में रहने वाले जीव होते हैं। वह जीव दो रूपों में होते हैं, दो भागों में उनको वर्गीकृत करते हैं, एक सिलिका प्रधान उज और दूसरा चूना प्रधान उज। तो जो सिलिका प्रधान उज होते हैं उनको जो इम्पॉर्टेंट उसमें जीव होता है, उस जीव के आधार पर दो भागों में फिर हम बांटते हैं। पहला है टेरोपाड उज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टेरोपाड उज, और दूसरा है ग्लोबिजेरिना उज। इसी तरह से जो चूना प्रधान है, इस चूना प्रधान को भी हम दो भागों में बांटते हैं, रेडियोलेरियन उज और डायटम उज। फिर देखिए अकार्बनिक पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी समुद्रों में होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसमें बनते हैं। समुद्रों के जल में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वह उत्पन्न होते हैं, जो इन जीवों के मरने से नहीं बनते हैं बल्कि रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। उसमें मुख्य रूप से रेड क्ले, लाल मृतिका और उल्का पिंड जो बाहर से आते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं, उनसे भी कुछ निक्षेप होते हैं। तो यह समुद्रों में डिपॉजिट होने वाले मुख्य पदार्थ हैं। आइए इनके विषय में हम विशेष अध्ययन करते हैं। महासागरीय निक्षेप में जो पहला, जैसे कि आपको हमने बताया, जो पहला है वह है टेरेजिनियस डिपॉजिट, भूमिज निक्षेप। इसमें बजरी, रेत, सिल्ट, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो स्थलीय या भूमिज निक्षेप है, टेरेजिनियस डिपॉजिट है, यह धरातलीय भाग पर अनाच्छादन के कारण, अनाच्छादन जैसा कि आप जानते हैं कि अपक्षय और अपर्दन के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं। अपक्षय और अपर्दन के संयुक्त रूप को अनाच्छादन बोलते हैं। अपर्दन क्या होता है? जो विभिन्न एजेंट हैं, जैसे नदी, समुद्री लहरें, पवन, ग्लेशियर्स, यह जब उनको काटते हैं तो उनको अपर्दन बोलते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से यानी अपक्षय की क्रिया के द्वारा समुद्र, जो सूर्य का जो जल है, जो सूर्य का तापमान है, सूर्य की किरणें हैं, वह जब स्थलीय भागों पे पड़ता है तो वो अपने आप टूटती हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। इनके कारण जो होता है उसको हम अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन, जिसको संयुक्त रूप से अनाच्छादन हम बोलते हैं, के कारण बने हुए मलबे को विभिन्न भौगोलिक कारकों द्वारा जब समुद्रों में पहुंचाया जाता है, ऐसे निक्षेपों को स्थलीय निक्षेप कहते हैं। समुद्रों के तट से गहराई में जाने पर निक्षेपों में श्रेणीकरण होता जाता है। जब समुद्र से हम अंदर की तरफ जाते हैं, समुद्र में गहराई की तरफ जाते हैं, तो किनारे कुछ दूसरे तरह के निक्षेप मिलते हैं। अंदर जाने पर निक्षेप अपने आप बदलते जाते हैं। इसलिए स्थलों से जो अवसाद, स्थलों से जो मैटर, जो पदार्थ समुद्रों में पहुंचाया जाता है विभिन्न एजेंटों के द्वारा, उनको भी हम श्रेणीकृत करते हैं, उनको भी हम वर्गीकृत करते हैं। इनको मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है, देखिए, स्थलीय या भूमि टेरेजिनियस डिपॉजिट में जो पहला है, जिसको हम बजरी कहते हैं, ग्रेवल। ग्रेवल वो पदार्थ होते हैं, जब समुद्रों में आप जाते हैं तो समुद्रों के तटों पर, बिल्कुल जहाँ से समुद्र शुरू होता है, उन तटों पे कुछ बड़े आकार के वहाँ कण मिलते हैं, जो अपर्दन के कारक हैं, वहाँ ले जा कर के छोड़ते हैं। उनका जो आकार होता है वह 2 मिलीमीटर से लेकर के 256 मिलीमीटर के बीच होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल, इस ग्रेवल को, या जिसको हम बजरी कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको भी हम कुल 4 भागों में बांटते हैं। जैसे 256 मिलीमीटर या इससे अधिक के जो कण होते हैं उनको गोलास्म या बोल्डर कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में भी, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है कि 256 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले जो कण होते हैं उनको हम बोल्डर बोलते हैं, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। इसके बाद से 64 से 256 मिलीमीटर के व्यास होते हैं, उनको गोलास्मिका या कबल बोलते हैं। 4 से और 63 मीटर व्यास के होते हैं, उनको गुटका या पेब्बल बोलते हैं। और 2 से 3 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, उनको कड़का या ग्रेनुअल बोलते हैं। तो यह है बोल्डर, कबल, पेब्बल और ग्रेनुअल। इनको 4 भागों में बांटते हैं। इनका जब डिपोजिशन होता है समुद्रों के किनारे तो बढ़ते हुए गहराई के अनुसार होता है। यानी सबसे किनारे आप जाएंगे
समुद्रों के सबसे किनारे वाले भागों में तो वहाँ बोल्डर आपको मिलेंगे, और अंदर जाएंगे कबल मिलेंगे, और अंदर जाएंगे पेब्बल मिलेंगे, और अंदर जब जाएंगे तो छोटे कण ग्रेनुअल मिलते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है कि जो एजेंट्स हैं, इनको डिपॉजिट करने वाले जो कारक हैं, एजेंट हैं, वह जब ले जाते हैं तो समुद्रों के पास जब पहुंचते हैं तो उनकी जो गति होती है, उनका जो प्रवाह होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो बड़े कण पहले वह छोड़ते हैं और छोटे कण को अपने साथ बहा करके अंदर ले जा करके छोड़ते हैं, समुद्रों में छोड़ते हैं, इसलिए यह परिवर्तन होता रहता है। तो यह पहला हो गया बजरी। दूसरा आइए हम देखते हैं, जो दूसरा है बजरी के बाद जब समुद्र में और अंदर तक जाते हैं तब हमको प्राप्त होता है सैंड, या जिसको रेत हम कहते हैं। इनका जो व्यास होता है 1 मिलीमीटर से लेकर के 1/1/16 मिलीमीटर व्यास के कण होते हैं। ये बहुत छोटे कण होते हैं। आप देखते भी होंगे कि जो बीज बनते हैं वह मुख्य रूप से इसी तरह के कणों से बनते हैं। आकार के आधार पर जो रेत होते हैं इनको हम फिर 5 भागों में बांटते हैं। जो पहला है 1 मिलीमीटर से अधिक व्यास, जिनको हम वेरी कॉर्सेस सैंड बोलते हैं, मोटी रेत बोलते हैं। और अंदर जब जाते हैं तो 1 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक के जो रेत होते हैं जिनको कॉर्सेस सैंड बोलते हैं, और 0.5 से लेकर के 0.25 मिलीमीटर के व्यास के होते हैं, जिनको हम मीडियम सैंड या मीडियम रेत बोलते हैं। इसी तरह से 0.25 से लेकर के 0.125 मिली तक होते हैं, जिनको हम बारीक रेत बोलते हैं। जैसा कि आप स्पीकर से भी समझ पा रहे होंगे कि सैंड क्या होता है, आप जानते भी हैं। यह भी गहराई के आधार पर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं यह बारीक कण होते जाते हैं। तटों के किनारे छोटे कण होते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे जो बीचेज हैं वह इसी कर्सेस सैंड से या वेरी कर्सेस सैंड से, कर्सेस सैंड से या मीडियम सैंड से ही बने होते हैं। यह इनका निर्माण होता है। तो यह दूसरा है। तीसरा जो भूमध्य निक्षेप का है, जिसमें सिल्ट, मृत्तिका एवं पंख है। जो किनारे वाला हिस्सा होता है जिसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, समुद्रों में महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो जो महाद्वीपीय मग्न तट वाला हिस्सा होता है, टेरेस्ट्रियल या इस तरह के जो भूमि निक्षेप है, केवल वहीं उनका निक्षेप होता है। तो तीसरे क्रम के जो आते हैं वह है सिल्ट, मृत्तिका एवं पंख। सिल्ट, क्ले एंड मड होता है। इनका जमाव जो है 100 से 1000 फैदम की गहराई तक होता है, यानी ये अधिक गहराई तक अपना पाया इनका होता है, विकास होता है। यह देखिए 1/17 से लेकर के 1/256 मिलीमीटर व्यास के जो होते हैं इनको हम सिल्ट कहते हैं। इसी तरह से 1.257 से लेकर के 1/8192 मिलीमीटर तक के होते हैं, जिनको हम क्ले कहते हैं। क्ले कीचड़, वही जो आप जानते हैं नदियों के किनारे मिलता है, कीचड़ होता है। और कुछ होते हैं जिनको हम, बहुत छोटे कण होते हैं जिनको हम मड कहते हैं, पंख कहते हैं। यह मिट्टी होती है। क्ले जो नीचे जम जाता है, और मड कीचड़ की तरह होता है, वो जल के साथ घुला मिला होता है। तो यह तीसरे क्रम का है। तो इनका जमाव होता है। अब देखिए, एक विद्वान हुआ था, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, मरे ने, वह जो मड है, मड की जब उसने एनालिसिस की तो उसको उसने 3 भागों में बांटा। पहला है ब्लू मड। इसमें ब्लू मड इसलिए हो जाता है कि इसमें लोहे का सल्फाइड और जैविक पदार्थ से युक्त चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण होता है। ऐसे जो मड आते हैं या ऐसे अवसाद आते हैं जिसमें लोहे के सल्फाइड होते हैं और कुछ जैविक पदार्थ होते हैं, समुद्रों में जब वो पहुंचते हैं तो अभिक्रिया के कारण उनका जो रंग होता है वह ब्लू कलर का हो जाता है। इसलिए इस तरह के जो मड होते हैं उनको ब्लू मड कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर, रोम सागर, आर्कटिक सागर सहित बंद महासागरों में होता है, जहाँ नदियाँ एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं इनको पहुँचाने के लिए। दूसरा होता है रेड मड, जिसमें लोहे के ऑक्साइड से युक्त जमाव के कारण उनका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। यदि किसी ऐसे क्षेत्र से अवसाद प्राप्त हो रहा है जिसमें लोहा है तो समुद्र में पहुंचने पे वो अभिक्रिया करता है और लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण जो मड होता है उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यह मुख्य रूप से पीत सागर, चाइना के बगल में ब्राज़ील और अटलांटिक महासागर यानी सहारा रेगिस्तान के
तटीय क्षेत्रों में जो लगा हुआ जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इस तरह के जमाव पाए जाते हैं। जो सहारा रेगिस्तान से लगा हुआ अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है उसमें है, फिर ब्राज़ील तट से लगा हुआ जो पठारों से होकर के आता है, जो ब्राज़ील का पठार है, अर्जेंटीना का पठार है, वहाँ से नदियाँ लेकर के आती हैं, और पुनः यह पीत सागर यानी चीन के बगल में। तो इसमें मुख्य रूप से रेड मड का जमाव होता है। इसी तरह से ग्रीन मड होता है जिसमें पोटेशियम के सिलिकेट एवं लोहे के कारण इनका रंग नीला हो जाता है। तो इनके ये हरे कलर के मड होते हैं। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं पंख के बाद से। देखिए हमने इस पे चर्चा की, आपको यहाँ हमने आपको क्लियर भी कर दिया। टेरिजीनियस डिपॉजिट है तो इस पर हमने चर्चा कर ली है, ये इस पे हमने अध्ययन कर लिया है, चर्चा कर लिया है। अब हम जो जैविक पदार्थ हैं नैरेटिक और पेलेजिक, अब आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। जो बायोटिक पदार्थ हैं इसमें देखिए जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ दो रूपों में है। तो जो जैविक पदार्थ हैं जो बायोटिक मैटर हैं हम इन पे चर्चा करते हैं। तो जो जैविक पदार्थ हैं बायोटिक मैटर हैं इनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो जैविक पदार्थ या बायोटिक मैटर है, जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया है कि यह समुद्रों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके मरने के बाद से जो उनके अस्थिपंजर होते हैं वह इसमें डिपॉजिट होते हैं और इस तरह के डिपॉजिट का निर्माण होता है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक महत्वपूर्ण कारक जो कोरल होता है, कोरल के मरने के कारण भी क्ले का निर्माण होता है, इस तरह के डिपोजिशन का निर्माण होता है, डिपॉजिट होता है। तो वो उसी तरह से अन्य भी बहुत सारे जीव हैं, एल्गी हैं, मछलियाँ हैं, कुछ छोटे जीव हैं, कुछ बड़े जीव हैं, इनके मरने से इनका निर्माण होता है। तो जो बायोटिक मैटर हैं जो समुद्रों में डिपॉजिट होता है इसमें मुख्य रूप से इनको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नैरेटिक और दूसरा होता है पेलेजिक। नैरेटिक का मतलब हुआ तटों के सारे यानी 200 फैदम के पास, जैसा कि आपको हमने बताया कि 200 से लेकर के 1000 तक तो मड मिलता है। पीछे आपको हमने यहाँ बताया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1000 फैदम तक ये जो शील्ड, मृतिका और पंख मिलता है 1000 फैदम तक। इसी तरह से 1000 फैदम के बाद जो जमाव होता है उनको भी हम दो भाग में बांटते हैं, नैरेटिक और पेलेजिक। नैरेटिक मतलब जो तटों के सहारे, तटों के किनारे मिलते हैं यानी 1000 फैदम के आसपास मिलते हैं, और पेलेजिक जो समुद्रों के मध्य भाग में मिलते हैं, अत्यधिक गहराई में मिलते हैं। तो नैरेटिक पे हम चर्चा करते हैं। जो नैरेटिक मैटर हैं इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों में पाया जाता है। इनके अंतर्गत जो मोलस्का के जीव हैं, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोरल रीफ एक मोलस्का का जीव है, रेडियोलेरियन जीव है, स्पंज है, चूना प्रधान जीव है, अम्ल प्रधान जीव है। इनको मरने के बाद से जो अवसाद जमा होता है, चूँकि यह अधिक गहराई में जीवित नहीं रह सकते हैं, इस तरह के मोलस्का और रेडियोलेरियन, स्पंज, चूना प्रधान ये गहराई में अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए किनारे ही यह रहते हैं। तो इनके मरने से अवसादों का जमाव होता है जिसको नैरेटिक कहते हैं। दूसरा है पेलेजिक मैटर, अगाध महासागरस्थ है, यानी जो महासागरों में अत्यधिक गहराई में जिनका जमाव पाया जाता है, यह भी एक बायोटिक मैटर ही है। तो चूँकि जो जीव समुद्रों में अत्यधिक गहराई में रहते हैं उनके मरने से जो जमाव होता है उनको हम कहते हैं पेलेजिक मैटर। चूँकि यह अत्यधिक गहराई में होते हैं, वहाँ टेरेस्ट्रियल या जो स्थलीय भागों का जमाव होता है वह नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए गहराई में जो भी अवसाद मिलते हैं उनको हम उज के नाम से जानते हैं। यानी यह जिस भी डिपोजिशन में यदि यहाँ उज का प्रयोग हो रहा है तो आप मान लीजिए कि वह जो है पेलेजिक मैटर ही है, यानी अत्यधिक गहराई में जमा होने वाला पदार्थ ही है। तो यह जो गहराई में पाया जाता है पदार्थ, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। तटवासी तो यह तो जो मछलियां हैं, मोलस्का है,
रेडियोलेरियन है, ये तो किनारे मिलते हैं। लेकिन तो जो समुद्रों में अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। आइए हम देखते हैं। जो गहराई में यानी पेलेजिक मैटर जो होता है, पेलेजिक जो डिपोजिशन होता है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, चूना प्रधान उज और दूसरा टेरोपार्ड उज। चूना प्रधान उज और सिल्का प्रधान उज। तो जो चूना प्रधान होता है यानी ऐसे जीव जो अत्यधिक गहराई में रहते हैं, लेकिन उन जीवों के निर्माण में चूने की अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है, इस तरह के जो जमाव होते हैं, उनके मरने से जो जमाव होता है, उनको हम चूना प्रधान उज बोलते हैं। इनका जो जमाव होता है वह 1000 फैदम से लेकर के 2000 फैदम के गहराई तक पाया जाता है। इस तरह के जो चूना प्रधान जीव हैं, उनको मोटा तौर पर एक मोटे स्तर पे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है टेरोपार्डुज। टेरोपार्डुज जो गर्म समुद्र हैं, गर्म समुद्र हैं, यानी अयन रेखीय या भूमध्य रेखा के आसपास के जो समुद्र हैं, उनमें एक मोलस्का जीव होता है जिसको हम टेरोपार्ड कहते हैं। इसके मरने से जो जमा होता है उनको टेरोपार्डुज कहते हैं। यह जीव 300 से लेकर के 1000 फैदम तक ही निवास करता है तथा इस उज का निर्माण 2000 फैदम तक होता है। इसके आगे वो उसका जमाव नहीं पाया जाता है। इसमें 80% तक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, यानी यह इसके ऊपर एक कवर होता है या इसके जो अस्पंजर होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें 80% होता है, इसीलिए इनको हम चूना प्रधान कैल्स्किरस उज के नाम से भी हम जानते हैं। इनका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पश्चिमी एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में, ओजोर्स के पास, ओजोर्स सागर जो है उसके पास है, कनारी की धारा आप पढ़े भी होंगे, अफ्रीका के सारे अटलांटिक महासागर में वहाँ है। एंटिलिस यानी जो पश्चिमी द्वीप समूह है उनके सहारे इनका विकास है। रूम सागर जो भूमध्य सागर है उनमें, और हिंद महासागर में इस तरह के जीव पाए जाते हैं। तो यह लगभग 2000 फैदम तक होते हैं, इनका जमा होता है टेरोपेड। अगला जो है ग्लोबोजीरिना, जो दूसरा उज है जो जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, वह है ग्लोबोजीरिना उज। इसका रंग सफ़ेद होता है, दूधिया कलर का होता है, सफ़ेद होता है, किंतु जब यह सूखता है या कभी कभी यह नीला, पीला या भूरे रंग का भी हो जाता है। यह और अधिक गहराई में रहता है। जो ये हमने आपको टेरोपार्डुज बताया, यह 1000-2000 फैदम की गहराई तक निवास करता है। और लेकिन तो जो ग्लोबोजीरिना है यह और अधिक गहराई तक पाया जाता है। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो टेरोपार्ड उज है वह कम गहराई तक मिलता है, यानी 2000 फैदम तक ये इसका विकास होता है। इसीलिए जो टेरोपार्ड उज का जो जमाव है 2000 फैदम तक पाया जाता है, इसके आगे नहीं पाया जाता है। लेकिन तो जो ग्लोबोजीरिना है इसका जो जमाव है वह 4000 फैदम तक पाया जाता है, यानी यह अपेक्षाकृत अधिक गहराई में रहने वाला जीव होता है। इसलिए इनके मरने से जो जमाव होता है वह अत्यधिक गहराई में होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। यहाँ एक सामान्य चीज़ आपको और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो जीव समुद्र के तटीय भागों में रहते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और जैसे जैसे उनकी गहराई बढ़ती जाती है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जो अभी आपको हमने बताया टेरोपार्डुज, तो जो टेरोपार्डुज है यह 1000 फैदम तक रहता है, इसलिए 2000 फैदम तक जमा होता है। या इसलिए इसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो 80% होती है। लेकिन जो ग्लोबोजीरिना है इसमें 64% के आसपास कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। शेष 1.5% 1.5% के आसपास सिल्का होता है और 3% के आसपास अन्य खनिज होते हैं। इनका फिगर भी हमने लगाने का प्रयास किया है, कुछ इस तरह से होता है। जो दूसरा जमाव है जिसको हम पेलेजिक मैटर कहते हैं, वो आपको टेरेस्ट्रियल आपको हमने बता रहा था, ये पेलेजिक। यह जो अत्यधिक गहराई में रहते हैं, तो अत्यधिक और अधिक गहराई में यानी 4000 फैदम से अधिक गहराई में जो रहते हैं उनमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, इसलिए उनको हम सिल्का प्रधान होते हैं, इसलिए उनको हम सिल्कस उज बोलते हैं। सिल्का अंश की अधिकता होती है, जल में यह आसानी से घुल नहीं पाते हैं, इसलिए अधिक गहराई में जाकर इनका जमाव हो पाता है।
इनको जो सिलिका प्रधान उज होता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं, इन जीवों के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहला है रेडियोलेरियन उज। जो रेडियोलेरियन एक जीव होता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, वह जीव अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा मात्र 4% तक पाया जाता है। शेष 80% से अधिक भाग सिलिका से बना होता है इनके शरीर का। यह 2000 से लेकर के 5000 फैथम तक गहराई तक पाया जाता है। इनका जो विस्तार है वह मुख्य रूप से सभी गहरे महासागरों में, जो महासागर हैं उन महासागरों में इनका विस्तार होता है। उसमें हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो दूसरा जीव है अगाध महासागरीय या जो पैलेजिक मैटर है, यह पैलेजिक मैटर में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जीव है उसको हम डायटम उज कहते हैं। इसका निर्माण अत्यंत छोटे छोटे जीव होते हैं, यह और अधिक गहराई में रहते हैं। इनमें मृतिका का अंश भी पाया जाता है। सिलिका की मात्रा 30 से 30% तक पाया जाता है। ये तटों के पास लाल तथा तटों से जब यह कम गहराई में रहते हैं तो लाल होते हैं, और जब और अधिक गहराई में आ जाते हैं तो ये मटमैले या पीले रंग के हो जाते हैं। सूखने पर इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह मुख्य रूप से जो उच्च अक्षांश हैं, जो ठंडे क्षेत्र के महासागर हैं, ऐसे क्षेत्रों में इनका जमाव पाया जाता है। अब जो तीसरा जो जमाव बचता है, जैसा कि आपको हमने बताया, यह टेरेजीनियस डिपॉजिट हो गया, ज्वालामुखी डिपॉजिट, ये शुरू में ही बता दिया था। और जो जैविक पदार्थ है, बायोटिक मैटर है, बायोटिक मैटर के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब यह बचा है अकार्बनिक पदार्थ, जैसा कि शुरू में आपको हमने बताया, अकार्बनिक या अजैविक पदार्थ। तो अजैविक पदार्थों में देखिए, एबायोटिक जो मैटर होता है यह किसी जीवों से नहीं बनता है, बल्कि समुद्रों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। तापमान के कारण, दाब के कारण, विभिन्न अन्य तत्वों के मिलने के कारण उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इनके कारण भी समुद्रों में कुछ जमाव होता है जिसको हम एबायोटिक या अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे डोलोमाइट बनता है, सिलिका बनता है, लोहा, मैग्नीज आदि के ऑक्साइड बनते हैं। लोहा के कण पहुंच जाते हैं उसमें, और चूँकि नमक होता है उसके साथ वो अभिक्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उनका जमाव होता है। इसमें जो एबायोटिक मैटर है, इस एबायोटिक मैटर में जो सबसे महत्वपूर्ण जमाव पाया जाता है वो रेड क्ले का होता है। यह गहरे समुद्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। जो खाइयाँ होती हैं समुद्रों में, जो बहुत गहरे क्षेत्र होते हैं, उसी गहरे क्षेत्रों में इनका विकास होता है। जहाँ बायोटिक जीव नहीं निवास करते हैं वहाँ इस तरह के जमाव पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में जो रेड क्ले है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो रेड क्ले है इसका सबसे अधिक जमाव प्रशांत महासागर में पाया जाता है, क्योंकि जहाँ गहराई सबसे अधिक है उन्हीं क्षेत्रों में इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह का जो महासागर है कौन है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में इसका जमाव सबसे अधिक है। इसके साथ साथ अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह इनका जमाव है। संभव है कि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आएगा। आपको मैं प्रयास किया हूँ कि मैं जो सागरीय निक्षेप है, ओशन डिपॉजिट्स हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। तो आपको यह समझ में आया होगा। आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।